इतिहास। तो इतिहास को सबसे पहले देखें तो भारत का इतिहास और विश्व के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भारत का इतिहास। भारत के इतिहास के में बात करें तो पहले प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही कवर किया गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो सबसे पहले देखेंगे भारत के नामकरण के बारे में प्राचीन इतिहास में। तो महाकाव्यों और पुराणों में भारतवर्ष कहा गया है। भारतवर्ष किसके नाम पे पड़ा था? तो महाराजा शांतनु के पुत्र थे भरत, उनके नाम पे भारतवर्ष पड़ा और यहाँ के निवासियों को भारतीय कहा गया। यूनानियों ने इंडिया नाम दिया था। मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान नाम दिया। धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो इसमें कौन कौन से स्रोत हैं? तो धार्मिक ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्विक संबंधी साक्ष्य हैं जो भारतवर्ष के बारे में अलग अलग टाइप से बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में। तो धार्मिक ग्रंथों में कौन से आ जाएंगे? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, आरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जिससे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। इन सभी को मिलाकर वैदिक साहित्य कहते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो इसमें कौन से आएंगे? अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य का है लिखा हुआ, राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा, चचनामा अली अहमद ने लिखा, अष्टाध्यायी पाणिनि ने, गार्गी संहिता कात्यायन ने, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले देखते हैं वेद। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो वेद व्यास थे। और वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद में ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। और विभाजन की बात की जाए तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ में इंद्र से संबंधित ऋचाएँ कितनी हैं? तो 250 हैं। अग्नि से 200 और पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। जानकारी की बात की जाए तो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र को संकलित किया गया है। अगला देखते हैं 8वां मंडल। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है और इन्हीं ऋचाओं को क्या कहा गया है? खिल कहा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित है। 10वां मंडल चतुस्वर्णीय समाज से संबंधित है, जिसमें 4 वर्ण आते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। सामवेद की बात की जाए तो इसमें गाए जाने सकने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को पठनकर्ता को उद्रात कहते हैं। यजुर्वेद की बात की जाए तो वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन किसमें है? यजुर्वेद में है। पठनकर्ता को अधर्यु कहते हैं। विशेषता क्या है? तो यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों के बारे में बताया गया है। किस वेद में? यजुर्वेद में। अथर्ववेद की बात की जाए तो सबसे आखिरी रचित वेद है। तो सबसे पहले कौन आएगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसको अथर्वा ऋषि ने रचित किया था। यहाँ पे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है? तो अथर्ववेद से। सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास, अंधविश्वास भी यहीं से पता चलते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ये भी इसमें संकलित है। कन्याओं के जन्म की निंदा की बात कहाँ पे की गई थी? अथर्ववेद में। नेक्स्ट देखते हैं वेदांग या सूत्र साहित्य। वेदों के समझने हेतु रचित हुई थी ये। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा से संबंधित उच्चारण, कल्प, रस्म और समारोह, व्याकरण है, निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति, छंद और ज्योतिषी इससे संबंधित हैं। तो सूत्र साहित्य से, जिन्हें वेदांग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो पुराण।
भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें है? तो पुराणों में। रचयिता कौन है? लोहवर्ष और उनका पुत्र उग्रसर्वा। अधिकांश पुराण संस्कृत श्लोक से रचित हैं। पुराणों का पाठ करने वालों का क्या कहते हैं? तो पुजारी। स्त्री और शूद्र को इनके पठने की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे इन्हें सुन सकते थे। संख्या कितनी है पुराणों की? तो 18 बताई गई है। प्रमुख पुराणों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण में सबसे प्राचीन पुराण इसे कहा गया है और इसमें मत्स्य पुराण में आंध्र और सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की, वायु पुराण गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण पुरुवंश जिसे महापुराण भी कहा गया है। भागवत पुराण में श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे राजाओं से संबंधित वंशावलियाँ हैं जो कि पुराणों में वर्णित हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 18। ब्राह्मण की बात की जाए चौथे नंबर पे है तो यज्ञों और कर्मकांडों के विधान से संबंधित ब्राह्मण हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से ब्राह्मण हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण, संख्यायन और कौशितकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये मिलान करने को पूछ लिया जाता है कि कौन सा ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। सामवेद से संबंधित कौन से? पंचविश तांडव ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, मैत्र और जैमिनी। जैमिनी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया था, तो ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं अन्य वैदिक साहित्य। मैत्रेयी स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी साहित्य में बताई गई है, जिसको क्या कहा गया है? जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मनुस्मृति में की बात करें तो सबसे प्राचीन स्मृति है। शुंग काल का वर्णन इसी में है। नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी है नारद स्मृति में। बौद्ध साहित्य की बात की जाए छठवें नंबर पे तो जातक बुद्ध के जन्म से पूर्व की कहानी किसमें है वर्णित? तो जातक में। त्रिपिटक बुद्ध से संबंधित कौन है? तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। भाषा क्या थी बुद्ध की? बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बुद्ध का लालन पालन किसने किया था? उनकी मौसी ने। तो क्या नाम था उनकी मौसी का? कमेंट करके बताएं। महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र से संबंधित क्या है? तो कथा वस्तु। जैन साहित्य को आगम कहते हैं। प्रमुख साहित्यों की बात की जाए तो भगवती सूत्र स्वामी महावीर के जन्म कृत्य से संबंधित है। कल्प सूत्र जैन साहित्य का प्रारंभ का इतिहास है और इसके 12 अंग है। प्रमुख जैन साहित्य में 12 अंग हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसमें मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की बात की गई है। संरचना की बात की जाए तो इसमें 15 अधिकरण हैं, 180 प्रकरण हैं। भाषा इसकी क्या है? संस्कृत। राजतरंगिणी की बात करें तो एक इसका लेखक कौन है? कल्हड़ हैं और इसकी भाषा भी संस्कृत है। किसके विषय में जानकारी देती है राजतरंगिणी? तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कहाँ पे किया गया था? तो कश्मीर का इतिहास जो कि राजतरंगिणी के द्वारा, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगी में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं चचनामा। इसके लेखक अली अहमद हैं। अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी है। भाषा क्या थी? फारसी थी। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि लेखक थे। विशेषता की बात करें तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम संस्कृत ग्रंथ है ये। विषय क्या था? तो मौर्यपूर्व और मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी किसमें है? अष्टाध्यायी में। तो इसी प्रकार के नोट्स के लिए, इसी प्रकार के लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। गार्गी संहिता के लेखक कात्यायन हैं, ज्योतिषी से संबंधित है और भारत पर होने वाले यवन शासकों की, यवन आक्रमणों की जानकारी किसमें मिलती है? तो गार्गी संहिता में। नेक्स्ट है महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। विषय क्या है? शुंगों की जानकारी।
फिर देखते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण की बात करते हैं तो पहले कौन आए थे, तो यूनानी क्रम भी पूछ लिया जाता है, उसके बाद चीनी लेखक, फिर अरबी लेखक, फिर अन्य लेखकों के बारे में जानकारी दी है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनानी लेखक। प्रमुख लेखक कौन थे यूनानियों में, तो टेसियस, हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डायमेकस, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं टेसियस के बारे में। तो यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से भरपूर होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस की बात करें तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। पुस्तक इनकी क्या थी, हिस्टोरिका। मेगास्थनीज की बात करें तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसके साथ आए थे, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ। इनकी पुस्तक इंडिका है। मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका में दी गई है। डायमेकस, ये सीरियस नरेश अंत्योकस का राजदूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस, मिस्र नरेश टालमी फिडेल्पस का राजदूत था, अशोक के दरबार में आया था। तो ये मिलान करने को दे दिया जाता है कि कौन सा किसके शासन में आया था। टालमी की बात करें तो दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल का नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। प्लिनी, इनकी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक थी। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी इसमें दी हुई है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, लेखक हैं। इनके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये 80 AD के समय भारतीय बंदरगाहों की जानकारी किसमें दी है, तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में। सिकंदर के समय आने वाले लेखक कौन थे, तो देखिए सिकंदर के समय आने वाले लेखक कौन थे, नियाकस, आर्नेस्कियस, अस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित और विश्वसनीय हैं। नेक्स्ट की बात करें तो चीनी लेखक आते हैं। चीनी लेखक में फहियान सबसे पहले आया, फिर शेंगमन, फिर हिंसांग आया। संबंधित राजा कौन से हैं फहियान से, तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फहियान भारत में आया था। इसकी पुस्तक कौन सी है, तो फोगोजी, बौद्ध राज्यों का उल्लेख है इसमें। जानकारी की बात करें तो गुप्त काल की जानकारी है और विशेषकर मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताया गया है। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि बताया था फहियान ने। नेक्स्ट देखते हैं संयुग्मन, यह 1518 में भारत में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तो इनका सन याद रखना है, किसके शासनकाल में आए थे ये याद रखना, यही पूछे जाते हैं। हिंसांग की बात करें तो ये 629 AD से 645 AD तक भारत में रहा था। शासनकाल कौन सा था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में 15 वर्ष तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक है सीयू की और हर्षकालीन व्यवस्था की जानकारी सीयू की में दी गई है। 138 देशों का विवरण भी है इसमें। विशेष की बात करें तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन इसने किया था और समकालीन कुलपति इससे कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र, ये पूछे गए हैं। इसिंग की बात करें तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया और जानकारी कहाँ से, तो समकालीन भारत, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय से इसने के बारे में जानकारी मिलती है। ने तो ये क्रम जरूर याद रखना, फहियान, फिर संयुग्मन, फिर हिंसांग और इसिंग। HSHE हसी। अरबी लेखक अलबरूनी और इब्न बतूता थे। अलबरूनी की बात करें तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला अरबी लेखक था। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज नामक पुस्तक इसने लिखी थी। इसकी भाषा अरबी थी। 80 अध्याय ने इसने लिखे थे। नेक्स्ट है जानकारी किससे संबंधित है, धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, समाज, तंत्र मंत्र, राजपूत कालीन राजनैतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताया है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलन के समकालीन और मोरक्को यात्री, लेखक और खोजी था और पुस्तक इसकी कौन सी है, रिहला, जो कि अरबी भाषा में है। जानकारी 14वीं शताब्दी के भारतीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी है। दिल्ली सल्तनत की भी जानकारी दी गई है। विशेष की बात करें तो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था। फिर अन्य लेखकों की बात करें तो अन्य लेखकों में
तारानाथ और मार्को पोलो आते हैं। तारानाथ जो कि एक तिब्बती लेखक थे, इसकी पुस्तक थी कंगियूर या तंगियूर। और मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य राज्य की यात्रा की थी या इटली का यात्री था। पांड्य राजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी दी थी। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य नंबर 3, तो इसमें कौन से हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरातत्व से संबंधित जो खुदाई के दौरान मिले हुए साक्ष्य हैं उन्हें पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। स्तंभ जो कि स्तंभों पर लिखवाया जाता था, गुदवाया जाता था, तो वहाँ पे जानकारी, और सिक्के से जानकारी मिलती है। महत्वपूर्ण अभिलेख और स्तंभ लेख, तो कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है और उसमें क्या जानकारी दी हुई है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र यहाँ पे किया गया है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा अभिलेख किस से संबंधित, किस शासक से संबंधित है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में, प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त के बारे में, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन के बारे में, पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर मालवा नरेश यशोवर्धन जो कि रेशम बुनकरों की श्रेणी के बारे में जानकारी है। ग्वालियर अभिलेख जो कि प्रतिहार नरेश भोज के से संबंधित है। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित, भारत पर होने वाले हूण आक्रमणों के बारे में जानकारी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस से संबंधित है। और मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण इससे प्राप्त होता है। एरड़ अभिलेख जो कि भानुगुप्त से संबंधित है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यहाँ से मिलता है। एशिया माइनर बोगाज कोई अभिलेख, ये यहाँ पे ये किससे संबंधित है क्लियर नहीं, किस शासक से संबंधित है। और यहाँ पे वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र नासत्य का उल्लेख किया गया है। सिक्के और अन्य सिक्कों से संबंधित देखते हैं, तो प्राचीन सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे, जो कि कासापड़ और पंचमार्क सिक्के भी होते थे। धातु के टुकड़ों पर विशेष ठप्पा लगाकर निर्मित किए जाते थे, जो कि इस टाइप के थे। सर्वप्रथम सिक्कों का उल्लेख किसने किया था? तो यमन शासकों के द्वारा सर्वप्रथम सिक्कों का उल्लेख किया गया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण देते हैं। समुद्रगुप्त क्या था? संगीत प्रेमी था, जो कि सिक्कों से पता चलता है। अरिकमेंडू पांडिचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध में स्वर्णभूमि वर्तमान म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया और जावा यमन से स्थापित हुए। भारत के संबंधों के बारे में फिर यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित देखते हैं, तो लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जहाँ पे लेखन कला नहीं है, जो कि पाषाण काल है, और जहाँ पे लेखन है परंतु अपठनीय है, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, वो आधि ऐतिहासिक काल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारी मोहरों पे लिखा है, पर पता नहीं क्या लिखा है, ये जानकारी नहीं है। ऐतिहासिक काल पठनीय है, और वैदिक से संबंधित जो कि वेद पुराण है, ये पठनीय है, तो ये किससे संबंधित है? ऐतिहासिक काल से। साक्ष्यों की बात करें तो सबसे ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। भारत का प्राचीनतम मानव अभिकवि कौन सा है? श्वेत गिब्बन, जो कि असम से मिला। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? नर्मदा घाटी से। रॉबर्ट ब्रूसफुट भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, और वो पहला कौन सा औजार था? तो पत्थर का। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति क्या है? तब पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। भारत का प्राचीनतम नगर बोले तो मोहनजोदड़ो, जो कि मृतकोट का टीला भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें 3 काल आते हैं पाषाण काल से संबंधित: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की बात करें तो मानव कैसा था? आखेटक था।
और आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में। नवपाषाण काल की बात करें तो यहाँ पे पहिए का आविष्कार हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ था, स्थायी निवास बनाए गए थे, पशुपालन, कुत्ता प्रथम पालतू पशु बनाया गया था। कृषि और औजार से संबंधित बात करें तो आविष्कार कौन किए थे, कहाँ पे हुआ था कृषि और औजारों का? नवपाषाण काल में। कौन से औजार थे? तो तांबे का औजार थे, जिसमें सबसे पहला औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? अतिरंपक्कम, जो कि तमिलनाडु से। प्रथम फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़, बलूचिस्तान से। अन्य फसलें कौन सी थी? तो चावल थे, जो कि कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से जानकारी मिलती है। ये सारे पूछे गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियाँ और पूर्व हड़प्पा स्थल। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृति और बर्तन विशेष। तो मालवा से संबंधित कौन से हैं? तो काला और लाल प्रकार के बर्तन पाए गए हैं। बुर्जहोम से धूसर कलर के, जोखे से लाल कलर के, दक्षिणी नवपाषाण से चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण से भूरा लाल, जोरवे संस्कृति से ताम्रपाषाण संस्कृति और इमाम गांव नामक बस्ती। ये इसकी विशेषता है जोरवे संस्कृति की। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो 2400 से 1700 BC के मध्य विकसित नगरीय, आधे ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। इसका सबसे अच्छा काल ये है, तो 1700 से 2400 BC के बीच में। मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। नामकरण और खोजकर्ता की बात करें तो राय बहादुर दयाराम साहनी, जो कि 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज की थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। विस्तार की बात की जाए तो उत्तर में मादा, जो कि जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी के किनारे है, और पश्चिम में सुत कांडोडोर, जो कि बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीर, मेरठ उत्तर प्रदेश की हिंडन नदी के किनारे। दाइमाबाद, अहमदनगर महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। फिर इसकी क्या विशेषता? एकल नगरीय सभ्यता थी। छाबड़े इसके प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गढ़वारी वाला है, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक थी लिपि, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अपठनीय थी, आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित। ये सारी मोहरें हैं, इन पे क्या लिखा है ये अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो ये एक बार देख लेना। और किस नदी के किनारे हैं, कौन इसके खोजकर्ता हैं, वर्ष क्या है और इनकी स्थिति क्या है। ये प्रमुख स्थल हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इसे। तो दयाराम साहनी, जो कि मांटेंगरी पाकिस्तान में, सिंधु घाटी सभ्यता किस किनारे है? तो रावी नदी के किनारे। और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की खोज की थी, जो कि जिला पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार, जिला हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे, जो कि बनावली की खोज की थी। आलमगीरपुर यज्ञदत्त ने मेरठ के हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा की खोज बीबी लाल एवं बी के थापड़ ने हनुमानगढ़ राजस्थान में घग्घर नदी के किनारे क्या है? कालीबंगा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखते हैं रंगपुर रंगनाथ ने काठियावाड़ जिला गुजरात में, मादर नदी के किनारे। लोथल रंगनाथ राव ने अहमदाबाद गुजरात में और भोगवा नदी के किनारे है। धौलावीरा की बात करें तो रविंद्रनाथ बिष्ट ने कच्छ गुजरात में है। मोहनजोदड़ो अभी पढ़ चुके हैं। और क्या है? जदीर जोधड़ो, ये भी कहाँ पे है? तो गोपाल मजूमदार ने खोजा था और सिंध प्रांत
पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, विशेषताओं की बात की जाए तो प्रमुख नगरीय विशेषताएं क्या थीं। ग्रीड पद्धति, सबसे पहले देखते हैं नगरीय विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो ग्रीड पद्धति पर निर्मित नगर थे, सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी, पक्की और अलंकृत ईंटें, कालीबंगन का प्रयोग किया गया था। पक्की और अलंकृत ईंटें कहाँ पे मिली हैं, तो कालीबंगा में। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क के ओर ना खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। शहर और उच्च और निम्न भाग में वर्गीकृत थे। उच्च भाग क्या था, किलाबंद। अपवाद की बात की जाए तो कालीबंगा दोनों भागों में किलेबंदी थी। मोहनजोदड़ो बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक था, जिसके मध्य में स्नान कुंड था। कितने मीटर का, तो 11.88 मीटर लंबा, 60.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। कृषि और पशुपालन की बात करें तो जुते हुए खेत जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। प्रमुख फसलें बात करें तो गेहूं और जौ। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। प्रथम साक्ष्य चावल के कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताएं, अभी पीछे बता चुके हैं। अन्नागार की बात करें तो अधिशेष उत्पादन होता था, विकसित कृषि थी। मोहनजोदड़ो का अन्नागार में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो सबसे बड़ी अन्नागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। पशुपालन की बात की जाए तो बैल और भैंस यहाँ पे पाले गए थे। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से, कालीबंगा और लोथल से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। धार्मिक विशेषताओं की बात की जाए तो स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी उर्वरता देवी की पूजा होती थी। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। कुबल वाला साड़ मिला है। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। पशुपतिनाथ की मूर्त मिली है जो कि मोहनजोदड़ो से। चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस, ये सारे पशु यहाँ पे इनके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो अग्निकुंड कहाँ से मिला है, कालीबंगा से। और स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य उपासना से संबंधित है। समाधान की प्रक्रिया की थी तो शवों को जलाना मोहनजोदड़ो से मिला है, शवों को दफनाना हड़प्पा से। और युग में समाधियाँ कहाँ से मिली हैं, तो लोथल और कालीबंगा में। यातायात की बात करें तो यातायात कैसा था, लोथल और सुरकोटदा से संबंधित बंदरगाह, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी से होता था यातायात। समाज कैसा था, प्रथा प्रथा वेश्यावृत्ति थी। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। जीवन शैली कैसी थी, लोथल और मोहनजोदड़ो में मनके के कारखाना प्राप्त हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों के साथ मिले हैं। पासा, शिकार, मनोरंजन से संबंधित कार्य, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन, मिठास के लिए शहद का उपयोग किया गया था। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो शांतिपूर्ण समाज की यहाँ पे जीवन शैली मिली है। व्यापार की बात करें तो मोहर का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी वाले सिंह की मोहर मिली है। मापन की इकाई क्या थी, 16 के अनुपात में। और विदेशी व्यापार से संबंधित सिंधु काल में साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन सी आयात की जाती थी वस्तुएं, कौन सी जगह से, तो देखते हैं। तांबे को खेतड़ी और बलूचिस्तान से, ओमान से, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से, सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान ईरान से, टिन को अफगानिस्तान ईरान से, लाजवर्त को मेसोपोटामिया से और सीसा को ईरान से आयात किया जाता था। शासन की बात करें तो सभ्यता वार्डिक स्वर्ण था। सिंधु सभ्यता के विनाश का सभ्यता सबसे प्रभावी क्या मिला है कारण, तो बाढ़। पिग्गट और हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। आग में पकी हुई ईंटें कहाँ से, तो टेराकोटा से। कहाँ से मिली थी, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है, तो कालीबंगा से मिली थी। सबसे बड़ी साइट क्या है, तो राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी साइट हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।